वंदे गो मातरम मित्रों, एक बार पुनः मैं नरेश तिवारी इनसाइड स्टोरी के इस प्लेटफॉर्म पर आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे किसान भाई आने वाले समय में नई फसलों को बोने का समय आ रहा है, जिसमें कि कई किसान भाइयों की हमारी ये मांग थी कि उन्हें अरहर यानी तुअर की खेती के विषय में कुछ जानकारी दी जाए। इसी संबंध में हमने खोज करने के बाद आज मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के जमुनिया ग्राम में एक ऋषभ वाटिका नाम का फार्म हाउस है। यहाँ पर एक कृषक श्री राजकुमार जी राठौर, जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हैं और जन्म से ही कृषक के घर में जन्म लिया और आज भी कृषि में पारंगत हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, उन्होंने एक नई उपज एहतियात की है जिसका नाम है रिचा 2000। किसान भाइयों, आपको बता दें कि रिचा 2000 को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुरस्कृत हैं ये किसान। साथ ही भिन्न भिन्न जो भारत सरकार के माध्यम हैं उनसे ये बीज प्रमाणित है और हम आपको अरहर की खेती के विषय में आज उनसे पूरी जानकारी लेंगे और हम चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तुअर की खेती की संपूर्ण जानकारी दें तथा हमारे किसान भाई तुअर की खेती से अधिक पैदावार करके कैसे अपने जीवन को आर्थिक रूप से सबल बना सके। इसी विषय में आइए हम हमारे किसान श्री राजकुमार जी राठौर से एक मुलाकात करते हैं। भाइयों, हम आ चुके हैं ऋषभ वाटिका में और मेरे समक्ष हैं श्री राजकुमार जी राठौर। जयराम जी की साहब। जयराम जी। तो राठौर साहब, हम आपसे ये जानने चाहते हैं कि अभी जो तुअर की बुआई का समय आ चुका है, तो इस तुअर की बुआई के समय में जैसा कि हमें बताया गया है कि आपने एक नई वैरायटी ईजाद की है जिसका नाम है रिचा 2000। तो आप हमें बताएं कि ये आपने नया बीज कैसे उत्पन्न किया और कैसे आपने इसको सरकार तक पहुंचाया। इसकी पूरी जानकारी हमारे किसान भाइयों को आप देने का कष्ट करें। नमस्कार किसान भाई, मैं राजकुमार राठौर कृषक ग्राम जमुनिया से हूँ। खेती किसानी में प्राकृतिक बदलाव की अहमियत होती है बीजों में। जेनेटिक चेंज बीजों में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर लगता है और उसको कृत्रिमता से चलाना होती है, लेकिन अपनी प्राकृतिक जो बदलाव वाली किस्में हैं जो इनोवेटरों ने बनाया है, मेरे अलावा बहुत से मेरे साथी ग्रास रूट इनोवेटरों ने बहुत सी वैरायटी डेवलप की हैं जो बगैर फर्टिलाइजर के वेजिटेबल ग्रोथ लेती हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि देसी बीजों को ज़्यादा वो करें, क्योंकि इसमें माटी की भी सुरक्षा है, क्योंकि फर्टिलाइजर कम लगता है, ग्रोथ ज़्यादा लेती है, तो वैसे भी इसमें फर्टिलाइजर नहीं लगेगा और ये अच्छा उपज देगी। तो ये तो आपने बताया, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे ये रिचा 2000 का बीज आपने बनाया, तो इसको कैसे आपने बनाया और कैसे आपको ये नई वैरायटी मिली प्रकृति से, इसके विषय में हमारा थोड़ा किसान भाइयों को आप बताएं। मैं किसान परिवार से हूँ और गर्व भी होता है बताने में कि मेरी 7 पीढ़ियों ने खेती की है और मैं उसी पीढ़ी का एक किसान हूँ। तो मेरे दादाजी पहले जैसे ज्वार का बड़ा सा भुट्टा देखा, मक्का का भुट्टा देखा, उसको ले जाके सिलेक्शन करके वो घर में सुरक्षित करके म्याल होती थी गांव में, घरों में, उसमें लगा देते थे। अच्छा, उम्र मेरी कम थी उस समय, पूछता था दादू ये काहे के लिए करा, ये कैसे हुआ? तो वो मेरे को बताते थे कि बेटा सूर्य चंद्र ग्रहण से मधुमक्खी के द्वारा, हवा के द्वारा, जो आज का आधुनिक विज्ञान उसको पॉलिनेशन कहता है, उसके द्वारा इन किस्मों में बदलाव होता है। तो हमें अच्छी जीन से देख के उसका सिलेक्शन करके क्यारियों में लगा के उसका रोग दोष समझकर फिर खेतों में लगाना चाहिए। तो सिलेक्शन पद्धति है जो हमारे मतलब बहुत प्राचीन समय से चली आ रही। इसमें अच्छे बीजों का चयन करके उन बीजों को बढ़ाया जाता है। अच्छा राठौर साहब, आप हमें ये बताएं कि ये जैसे आपने बीज जब उत्पन्न किया तो फिर उसको राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंचने की पूरी जो सफर है उसके विषय में हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि आखिर एक छोटा किसान
ग्रामीण अंचल से दिल्ली की सरकार के कान तक ये बात कैसे पहुंची कि एक छोटे किसान ने ऐसी वैरायटी बनाई है जो आम तुअर की अपेक्षा अधिक उत्पादन देती है और आम तुअर की अपेक्षा उसमें फर्टिलाइजेशन या जो आप रसायन बता रहे हैं या जो कृत्रिम दवाइयां हैं उनका उपयोग कम करके किसान अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकता है। तो आप हमें ये ऋचा 2000 जो आपने बीज बनाया है इसकी सीहोर के ग्राम जमुनिया से दिल्ली तक की कहानी हमारे किसान भाइयों को बताएं। 1997 में मैंने मतलब मेरे दादा ने मेरे को ज़मीन सौंपी थी, तो मैं उस समय घर से अलग हुआ था। उन्होंने एक ज़मीन दी थी कि तुम प्रयोग करो, अपना खुद अलग करो करके। तो चिंता भी थी, पैसा भी नहीं था, तो मैंने एक कम लागत की फसल चुनी, अरहर की फसल। तो मैंने 1997 में मेरे को ज़मीन आई हाथ में। दादा भी चाहते थे कि ये कुछ प्रयोग करें जो उन्होंने मेरे को अपने संसाधन प्राकृतिक बताए थे उसके अनुसार। वो चाहते थे कि मैं उनको कुछ करके उनके ऐसा दिखाऊं। तो एक धुन तो थी बचपन में, उनको करता देखता था तो अनुसरण करने की भी इच्छा होती थी। कॉलेज भी गया पढ़ने, लेकिन वहाँ किताबें पढ़ के ये लगता था कि बायोडाइवर्सिटी से अच्छी शिक्षा, यूनिवर्सिटी से अच्छी शिक्षा मेरे दादा की बायोडाइवर्सिटी की शिक्षा अच्छी है। तो मैं लौट आया खेतों पर, उन्होंने मुझे ज़मीन दी कि 18 एकड़ में कुछ करके दिखाओ अपना। तो मेरे को बचपन से दादा की वो चीज़ें याद थी कि प्रकृति बदलाव करती है। फिर इसके बाद मैं खेतों में आया, वो ज़मीन को देखा मैंने। फिर इसके बाद में मेरा मन हुआ कि कोई सस्ता विकल्प होना चाहिए, महंगा सोयाबीन, महंगा संसाधन, इसके अलावा प्राकृतिक टाइप कोई चीज़ होना चाहिए। तो मैंने अरहर को चुना अपने पसंद के अनुसार कि इसका एक तो सीड रेट भी प्रति एकड़ कम होता है, 3 kg सीड रेट तो होता है, और उत्पादन पैसा अधिक मिलता है। दूसरा लॉन्ग ड्यूरेशन तो होती है, लेकिन एक फसल अच्छी होती है वो। तो मैंने वो चुना। तो 1997 में मैंने इसी फसल के अंदर ICPL 87 वेराइटी लगाई थी आर के कॉलेज से लेके। उसके अंदर मेरे को ये एक पौधा अनचाहा पौधा मिला जिसकी आइडेंटिटी नहीं थी, पहचान नहीं थी उस पौधे की। फसल मेरी वो परिपक्व हुई तो मैंने देखा कि ये गुच्छे में आई, और गुच्छा की फलियां निकालने के बाद फिर वो दोबारा आई, फिर फलियां तोड़ी, फिर दोबारा आई। इसका पत्ता नहीं सूखा, प्लांट नहीं सूखा, लेकिन फली सूखती गई। तो मेरे को लगा ये कुछ प्राकृतिक बदलाव है। मैंने फिर उसी के तहत उसको सिलेक्शन करके फिर धीरे धीरे उस एक पौधे से 40 पौधे बनाए, 40 पौधे से 80 किलो बीज बनाया। 80 किलो बीज को फिर खेतों में उतारा, उसके प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस मेंटेन करा, 3x6 पर लगाया मैंने उसको। इस तरह मेरी एक नई वेराइटी है अस्तित्व में आई। चलिए, आपने ये तो बताया कि ये वैरायटी आपके ऐसे अस्तित्व में आई। राठौर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आम तुअर है और जो आपके द्वारा बनाया गया बीज है, दोनों में क्या अंतर है कि किसान भाई हमारे ये ऋचा 2000 का चुनाव क्यों करें? आप थोड़ा इसके विषय में हमें बताएं कि आखिर इससे हम कैसे अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि हमारे किसान भाई जो पुरानी परंपरागत हमारी तुअर है उसमें इतना मुनाफा नहीं कमा पाते। तो हमारी जो आपकी वैरायटी है, जो कि आपको भारत सरकार से राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त है और आप लगातार इन सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं, तो कैसे वो अपनी तुअर की फसल को उन्नत बना के अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, आप बताएं। जो सीखा था दादा से, मैंने सोचा कि वैसे उसे अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्राकृतिक बीजों का संरक्षण है। तो मैंने वो सिलेक्शन करा है, वो तो मैंने आपको बताया अभी। आगे मेरी मतलब इसमें बहुत संघर्ष की वो है। तो मैं कई बार कॉलेज यूनिवर्सिटियों के चक्कर लगाए कि मैंने ये सब बीज तैयार करा है और इसका कोई रजिस्ट्रेशन पेटेंट हो जाए तो मैं किसानों को दे सकूं, क्योंकि मैं चाहता था कानून के तहत मतलब सारी प्रक्रिया अपना कर फिर बीज दिया जाए। और ये भी चाहता था कि वैज्ञानिक इस पे परीक्षण करें। तो उस तरह मैंने बहुत जगह मतलब यूनिवर्सिटी सभी दूर मतलब डेमो में सीट भी दिया, लेकिन मेरे को रिपोर्टें नहीं मिली वहां से। फिर कुछ सालों बाद में डॉक्टर SP शुक्ला साहब थे जो पर्यावरण भवन में बैठते थे, और ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इफ्को के महाप्रबंधक थे। उनका मेरे पास फोन आया कि कालोल के लिए और आपके गुजरात में कालोल के लिए और महाराष्ट्र के लिए और राजस्थान के कुछ एरिया के लिए धान की, ये अपने छत्तीसगढ़ की कुछ धान की मेढ़ों के लिए, ये 4 स्टेट के लिए उनको एक ऐसी वेराइटी चाहिए थी कि नीचे मतलब धान हो जाए और मेढ़ों पर दाल हो जाए अरहर की। तो उन्होंने मेरी वेराइटी का पढ़ा था, उन्होंने चयन किया था, क्योंकि मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया था, क्योंकि उसके फोटोग्राफ और उसके जो गुच्छे के लोग हैं वो सब देख के हैरान होते थे उसको। तो मीडिया ने पूरी ईमानदारी से मेरा साथ दिया था और उन्होंने मेरी खबर बार बार छापी थी। लेकिन एक विडंबना ये भी थी कि देश में वो कानून नहीं था कि किसान की वैरायटी को पंजीकृत और पेटेंट किया जाए। तो वो कानून नहीं था उस समय। तो ये सबसे बड़ी उलझन थी मेरी।
तो मैंने जब डॉक्टर एसपी शुक्ला साहब को भी दिया तो उन्होंने मेरे को रिपोर्ट भी दी। फिर इसके बाद NIF अस्तित्व में आया। NIF यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, वो प्रोफेसर अनिल गुप्ता साहब ने बनाया, जो IIM के प्रोफेसर थे। अच्छा, उनका ध्येय ये था कि वो वैज्ञानिक सामने आए जिन्होंने विज्ञान पढ़ाई। उसमें डॉक्टर माशेलकर साहब है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, प्रोफेसर यशवंत शर्मा न्यूक्लियर से थे जो, उन्होंने ये फाउंडेशन बनाया था सबने मिलकर। तो वो ऐसे लोगों को सामने लाते थे, उनकी जो थ्योरी थी कि विज्ञान हमें हमारे अनुसंधानों को ज़्यादा टिपिकल बनाता है किताब, लेकिन एक जो व्यवहारिक प्रैक्टिस है की तलाश शुरू की। मेरा मीडिया में छपा था और डॉक्टर एसपी शुक्ला साहब की रिपोर्ट भी थी। वो आधार पर उन्होंने मेरे ये प्रविष्टि एक्सेप्ट की, उन्होंने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने। तो उन्होंने फिर इस बीच पे परीक्षण करवाए कुछ यूनिवर्सिटियों को, उस पर तो उनको बेटर रिजल्ट मिला। फिर इसके बाद में भारत सरकार को इन्होंने एक निवेदन करा कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, कहीं ऐसा नहीं हो कि दूसरे देश इसका पेटेंट करा के इन वेराइटियों को अस्तित्व खतरे में आ जाए। तो कुछ समय पहले हल्दी और नीम का पेटेंट अमेरिका ने वहां बैठ के करा लिया था, जबकि वो अपने देश का संसाधन था वो हल्दी और नीम, लेकिन अमेरिका ने वहां बैठ के करा लिया था। उसके लिए सरकार ने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, उसका पेटेंट वहां से निरस्त करवा के फिर अपना जो संसाधन था वो वापस लेके आई। तो ऐसे इन देसी बीजों की संरक्षण की भी दरकार थी। फिर उन्होंने ये आवेदन भारत सरकार को दिया कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें जो व्यवहारिक प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, जो वेराइटियां डेवलप करते हैं, अच्छी वेराइटी है, उनका पेटेंट किया जाए। तो फिर 2001 में उन्होंने एक कानून बनाया, PVVFRA, फार्मर प्रोटेक्शन राइट अथॉरिटी एक्ट 2001 1247 के तहत। तो उसके तहत ये वेराइटी को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने पेटेंट और रजिस्टर्ड करवाने के लिए मेरी मदद की, और ये फीस तक उन्होंने भरी, और यहाँ तक कि उन्होंने वित्तीय सहायता भी दी, MBF फंड दिया उन्होंने इस वेराइटी को आगे ले जाने के लिए, और बहुत सी अवार्ड भी दिलवाए, और बहुत सी एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट की मैंने उनकी उस पर। तो ऐसे करके धीरे धीरे एक इनोवेटर का अस्तित्व देश में अस्तित्व में आया। और आपकी वेराइटी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहले 2007 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, माशेलकर साहब है ना, इसके बाद में प्रतिभा पाटिल जी और प्रणब मुखर्जी जी, इनसे रूबरू होने का, सम्मानित होने का गौरव तो मिला ही। और साथ में यूनिवर्सिटी में स्मारिकाओं में ये भारत सरकार की उसमें प्रौद्योगिकी से जोड़ के हमारी कहानियों को एक गति मिली उसमें। तो एक इनोवेटर की पहचान भी मिली पूरे देश में, ग्रास रूट इनोवेटर की। तो NIF ने बहुत मदद की, मतलब राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान बोलते हैं हिंदी में, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, उसने काफी मदद की और ये पेटेंट और ये सारी सर्वाधिकार सुरक्षित करवाए। बहुत बढ़िया। तो जिस तरह से हमें राजकुमार जी ने बताया कि ऋचा 2000 जो किस्म इन्होंने बनाई है वह भारत सरकार से सम्मानित है और राष्ट्रपति पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है। अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि एक सामान्य तुअर जो कि हमारे किसान भाई बोते हैं और ऋचा 2000 बोने में, दोनों में क्या अंतर है, तो हम उनसे जानना चाहेंगे। तो राजकुमार जी, इसका ऋचा 2000 का उत्पादन कितना है आम तुअर की अपेक्षा? आम तुअर में एक फसल आती है, ये सदाबहार 12मासी किस्म है, पेरिलियन वेराइटी। तो इसका प्लांट और इसके लीफ वगैरह सूखती नहीं है, कभी मैच्योर नहीं होती, केवल इसका गुच्छा और फलियां मैच्योर होती है। तो इसमें दो मतलब वो है ऑप्शन, एक तो आपका खरीफ का भी ऑप्शन है, जैसे आप 15 जून से 15 जुलाई बोनी करेंगे तो इसका दिसंबर में मैच्योर हो जाता है ये प्लांट। तो दिसंबर में जो उत्पादन आता है वो 10 से 12 कुंटल आता है, और सेकंड वाला इसका अप्रैल में आता है। एक रटून क्रॉप आती है इसी प्लांट पर, वो 6 से 8 कुंटल आती है। तो मतलब ड्राई एरिया में ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है, कम पानी में ज़्यादा देती है, लेकिन खेतों में पानी भराता है, थोड़ी संवेदना उसमें रखना पड़ती है, नहीं तो इसके भी पौधे और सभी फसलों को बैठ जाते हैं वैसे। तो अरहर को पानी का नितार रखना चाहिए खेत में, और ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए इसमें, खाली अपना ट्राइकोडर्मा से ट्रीट करके गोबर की कुछ खाद मिलाकर उसमें फेंक कर इसको सीधी बोनी करना चाहिए। तो जैसे कि किसान भाइयों, राजकुमार भाई ने बताया कि इसका उत्पादन रबी और दोनों सीजन की जो हमारी फसलें हैं, खरीफ और रबी में दोनों में इसका उत्पादन लिया जा सकता है। दिसंबर माह में ये करीब 12 कुंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन देती है, और इसके बाद जो इसकी दूसरी कटिंग है वह 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज ये हमको देती है। यदि हम औसत माने
तो एक ही बार के कल्टीवेशन में हम 2 बार फसलों को ले सकते हैं। साथ ही इसका जो उत्पादन है वो 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से हम प्राप्त कर सकते हैं, जो आम तुअर की तुलना में कहीं अधिक ज्यादा है। तो अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि इसको कैसे बोते हैं। ये आप हमें थोड़ा बताएं, किस समय इसकी बोनी की जाती है, इसको कैसे बेड बना के बोना है कि पाली बना के बोना है, या एक साधारण रूप से ही खेत में इसको बोया जा सकता है। हमारे किसान भाई उत्सुक होंगे जानने के लिए बोने के समय किन किन सावधानियों को बरतना है, आप थोड़ा बताएं। ये प्राकृतिक किस्में, तो इसको प्राकृतिक संसाधनों से करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो जैसे कि अपन 10 कुंटल खाद 10 जूट के बारदान भरकर कंपोस्ट खाद के उसे कोई छायादार पेड़ के नीचे डालें, है ना, उसका गीला करके, और उसमें ट्राइकोडर्मा 2 kg मिलाएं। इसके बाद में बेसन मिलाएं 5 किलो, गुड़ का घोल मिलाएं 5 किलो वेस्टेज चीज़ों का, ये मिला के बरगद की मिट्टी 2 kg के लगभग उसमें जीवांश के लिए डालें। राइजोबियम कल्चर पीएसबी का भी प्रयोग कर सकते हैं थायरम छोड़कर, क्योंकि थायरम में केमिकल है वो नहीं डाला जाए, लेकिन ये जीवांश वाली चीज़ें उसमें डल जाएंगी। इसके बाद उसको मिक्स करके उसके पूरा पैक करके उसको 48 घंटे झारे से पानी मतलब सुबह शाम डालेंगे तो जीवांश की वृद्धि उसमें होगी। फिर उसका आधा अनुपात में कल्टीवेशन से पहले उसको सुबह के टाइम खेतों में फेंक के 1 एकड़ में, इसके बाद उसमें कल्टीवेशन करें और फिर इसके बाद में बीजों की डिबलिंग उसमें करें। जो आधा माप जो है शेष रह जाए इस खाद का फर्टिलाइजर का, उसको निंदाई से 1 दिन पहले उधर डालें 1.5 माह की अवस्था के बाद, तो इसमें उत्पादन मिलेगा और फर्टिलाइजर की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें ये हमारे किसान भाई समझ लें, एक बार मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ कि सामान्य खेत में आप कल्टीवेशन से पहले, जैसा कि हमारे भाई साहब ने बताया, आप खाद का निर्माण कर लें। और ये बहुत अच्छा है, किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हम जैविक तरीके से इस फसल को लेंगे तो अत्यधिक उत्पादन प्राप्त होगा। साथ ही हमारा जो खर्चा है दवाइयों का, बुआई का, उसमें भी हमारी लागत बहुत कम होगी। तो इसके बाद इसमें किन कीटों का प्रकोप होता है उससे थोड़ा सा हमें किसानों को अवगत करा। अगर इस पद्धति से करते हैं तो कीटों का प्रकोप कम होता है, क्योंकि जो चीज़ें हम जैसी वैरायटी है प्राकृतिक वैरायटी उसमें प्राकृतिक संसाधन से कर रहे हैं तो उसमें कीट नहीं आएंगे। कीट वहाँ आते हैं या फर्टिलाइजर ज़्यादा डालता है। जैसे कि डीएपी डाला, यूरिया डाला, बगैर नाप के फर्टिलाइजर डालना, उसमें कीटों का प्रकोप होता है। फिर उसमें पेस्टिसाइड भी डालना केमिकल वाली, तो इससे एक कीट जाएगा तो दूसरा जाएगा। लेकिन अगर प्राकृतिक हर्बल फर्टिलाइजर बना के उसका अगर इसमें प्रयोग करेंगे तो कीट बहुत कम आते हैं। और दूसरा उसका पेस्टिसाइड बनाने का भी हर्बल की विधि है इसके अंदर। जैसे कि 5 तरह की लीप लेना होगी, सीताफल के पत्ते, नीम के पत्ते 200 ग्राम, और इसके बाद आईपम या बेसरम के पत्ते, और करंज के पत्ते, और आँख के पत्ते, और 10 फल धतूरा, और आपका जर्दा कुछ थोड़ा सा, वो कुकर के अंदर डिस्टिलेशन इसको कर लें, एक मतलब प्रेशर कुकर के अंदर। और उसकी जो सीटी की जगह उसमें अपना सिलेंडर, गैस सिलेंडर जोड़ने वाले पाइप से उसका वाष्प उतार लेंगे। तो इससे अमेरिकन सुंडी, गोल्डन बेक माउथ, रेड फ्लाई, वाइट फ्लाई, ये सारा मतलब नहीं आएगा उसमें। ये क्या है, नर्वस सिस्टम इससे खत्म हो जाता है तो वो ब्रीडिंग नहीं कर पाती। इल्ली का जीवन चक्र 18 से 20-22 दिन का होता है, लेकिन नकली दवाइयों के चलते वो असर नहीं होता, वो बढ़ जाती तादाद, इसलिए नुकसान होता है। इसलिए कम से कम खुद के जो संसाधन भगवान ने हमको खेती के साथ साथ दिए हैं, ये संसाधन हमारी मेड़ों पर है, तो इसका भरपूर यूज करें। और ये जितनी पुरानी दवाइयाँ होगी ना उतनी ज़्यादा असरदार होती है। तो किसान भाइयों, आपको जैसे बताया कि यदि मान लीजिए कि पैसे तो आप यदि जैविक तरीके से इसका उत्पादन करेंगे तो उसमें कीट का प्रकोप कम होता है। वो यदि फिर भी किसी कारणवश किसी किसान भाई की फसल पे कीट का प्रकोप हो जाता है, भगवान ना करे, तो जैविक तरीके से वो हम घर बैठे निःशुल्क इस दवाई को बना के उस प्रकोप से बचा जा सकता है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने हमें बताया कि जो आम तुअर है उसका उत्पादन कितना रहता है, और ये जो हमारी तुअर है उसका उत्पादन कितना रहता है, और आम तुअर की अपेक्षा जो आपकी तुअर ऋचा 2000 है, इसके भाव वर्तमान समय में क्या है और इसकी मार्केट में क्या डिमांड है। क्योंकि किसान भाइयों के अगली स्टेप यही आती है कि फसल का उत्पादन ले लिया, फिर उसकी बाजार में क्या कीमत आती है और बाजार उसका कैसा है। थोड़ा आप उसके विषय में हमें जानकर। जैसे आम वेराइटियाँ 6 से 7 कुंटल 8 कुंटल तक निकलती है, वो भी अच्छी परिस्थिति में, लेकिन उसमें
क्या महंगे संसाधन बाजार के ज़्यादा यूज होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर डालना, पेस्टिसाइड डालना तो किसान की जो बचत है वो उसमें चली जाती है। लेकिन ये हर्बल के प्रोडक्ट, हर्बल के अपना बनाकर सारे प्रोडक्ट संसाधन अगर ये वैरायटी में डालेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा, एक तो वेजिटेबल ग्रोथ इसकी अपने आप जाती है, 6 से 7, 8, 9 फीट 10 फीट तक जाती है, तो इसमें फर्टिलाइजर नहीं चलता। अच्छा, दूसरा इसका सीड रेट भी कम है, सीड रेट वेरी लेस, 1 kg सीड रेट होता है 3/6 पर ये लगती है, तो 5556 बीज 1 kg में होते हैं। तो 2-2 सीड एक जगह ग्रो करना है, उसका रीजन भी है 2 बीज लगाने का। एक तो प्लांटों के अंदर आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और उसको बगैर फर्टिलाइजर के उसको मतलब उसका वेजिटेबल ग्रोथ देना, तो 2 सीड लगाने से इसमें कंपटीशन की वजह से ये अच्छे ग्रोथ भी ले लेती है और उपज भी ज़्यादा आती है। अच्छा, इसकी पोट के अंदर यानी फलियों के अंदर 6 से 7 दाने होते हैं, और जो वैरायटी होती है, सादा वैरायटी होती है, उसमें 2 से 3 दाने होते हैं, और पेस्ट की वजह से उसमें कभी कभी 1 दाना रह जाता है। तो किसान भाइयों, आम तुअर की अपेक्षा इसकी बुआई का खर्चा कम है, इसकी लागत कम है, और भाव का हम एक बार फिर से प्रश्न करना चाहेंगे, क्या भाव रहता है साहब इसका तुअर का आम दिनों में? भारत सरकार द्वारा पेटेंट रजिस्टर्ड वैरायटी है, जो आम वैरायटियाँ होती है ना वैसे ही सेम इसका रेट रहता है, और वो खरीदते भी हैं। और फिर भी इसका दाना बहुत अच्छा है, और बगैर धब्बे ये दाल होती है इसकी, ये देखिए, ये दाल है, और इसका छिलका नाखून से उतर जाता है, और दाल भी कोई एसिडिटी नहीं करती, जलन नहीं पड़ेगी सीने में खाने में इसमें, तो ज़्यादा रेट बाजार की अपेक्षा इसको ज़्यादा मिलेगा। अगर बाजार में बेचेंगे तो, सरकार को बेचेंगे तो सरकार के रेट तो सेम होते हैं सभी के लिए। तो चूंकि ये जैविक दाल है, तो इसको खाने के बाद जो दूसरी दालों के प्रभाव आते हैं, जैसे जनरली तुअर की दाल खाने से एसिडिटी, एसिड बढ़ जाता है, पर चूंकि ये ऑर्गेनिक दाल है, और जैसा कि अभी आपको बताया कैमरे से, में हम चाहेंगे हमारे मित्र से कि वो ये सब प्रदर्शित करें। और जैसे भाई साहब का ये राष्ट्रपति पुरस्कार, जिस समय ये, आज तो फसल नहीं है, तो उस समय की फसलों के चित्र के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें कितनी फलियां आती हैं और किस तादाद में आती हैं, और साथ ही ये बीज है, ये बीज भी हम आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह का ये बीज है। और किसान भाइयों की मदद के लिए, यदि वह इस बीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कैसे प्राप्त, ये देखिए, ये इसका पेटेंट है भाई साहब के पास, और ये हमें बता रहे हैं, ये इस तरह का इनका पेटेंट है, और भारत सरकार का इसमें सर्टिफिकेट है, और वेबसाइट पे भी इनका ये पूरी जानकारी है, भारत सरकार की वेबसाइट पे। और ये बीज आपसे कैसे मंगाया जा सकता है? बीज के लिए अभी स्पीड पोस्ट की सेवाएं चालू हैं, अभी कुछ किसान भाइयों को महाराष्ट्र, आंध्र वगैरह और गुजरात, इसमें मेरा बीज निकल रहा है, पैकिंग हो रहा है, आपने देखा है अभी। तो स्पीड पोस्ट सेवा से चला जाता है, क्योंकि इसका सीड रेट कम है, ये फायदा है कि ये पोस्ट के द्वारा भी चला जाएगा। इसमें जरूरत नहीं है 5-7 कुंटल 8 कुंटल प्रति एकड़ बोने की, इसके 1 किलो बीज ही पर्याप्त है, उसमें भी 50-100 ग्राम बच ही जाता है, क्योंकि 1 kg में 5556 बीज होते हैं, तब भी वो बचता है। तो इस तरह से किसान भाइयों, हमने ऋचा 2000 के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी कि उसकी बोनी कैसे की जा सकती है, बाद में उसके कीटों के प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है, साथ ही इस फसल को कैसे आप काट कर बाजार में बेच सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया फसल है, जो किसान भाई तुअर की फसल में अपनी रुचि रखते हैं, उनके लिए शायद यह हमारा वीडियो बहुत अच्छा होगा, और हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद भी यदि कुछ जानकारियां रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, ताकि हम अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचा सकें। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो को यहीं विश्राम देता हूं। अगले वीडियो में हम आपके साथ एक नई वैरायटी के साथ फिर पुनः उपस्थित होंगे। जब तक के लिए जय श्री राम, वंदे गोमातरम, धन्यवाद।